हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जो है 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ का जो है चौथा पार्ट ये रहने वाला है। इससे पहले मैं 3 जो क्लासेस है वो मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो तीनों क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें जाके आप वो तीनों क्लासें देख सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, ये जो क्लासेस मैं आपके लिए बनाता हूँ उसकी पीपीटी बनाने में और क्लासेस बनाने में घंटों का टाइम लगता है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए रेलवे ग्रुप डी में तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो को भी आपको लाइक कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए धमाकेदार जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ साइंस के। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है। तो इसमें दिया गया, देखिए, 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁹ ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है और प्रकाश का वेग निर्वात में जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। वहीं ध्वनि की हम बात करें तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो होता है वो होता है ठोस में। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठोस में होता है ध्वनि का सर्वाधिक वेग और निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है। ठीक है। और निर्वात में शून्य होता है, निर्वात में सबसे कम भी होता है, शून्य होता है। ठीक है। ध्वनि का वेग, ये क्वेश्चन आ सकता है ध्वनि का या फिर प्रकाश का। सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग कहाँ होता है तो निर्वात में होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है वो ठोस में होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। ठीक है। देखिए, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देंगे तो देखिए, वीर्य पुटिका, वर्षण, टेस्टिस, वर्षण या टेस्टिस, प्रोस्टेट और वास डेफरेंस। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे निकल के आएगा, वो होगा वर्षण। ठीक है। तो पुरुष में जो प्राथमिक अंग होगा, यौन अंग होगा, वो वर्षण होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। देखिए, गति के 3 समीकरण हैं और 3 समीकरण है, तीनों समीकरण जो है किसी न किसी के बीच में संबंध दर्शाते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों को आपको ज़रूर से याद करना है। कोई भी जो तीनों समीकरणों के उदाहरण जो है, एग्जाम्पल है, वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत रेलवे की जो परीक्षाएं उनमें एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं गति के समीकरण से रिलेटेड। और गति के समीकरण के बीच में संबंध कौन कौन से बनते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो तीनों समीकरण है, उसमें पहला समीकरण है वो पहला समीकरण देखिए, v=u+में 80 होता है। ठीक है। तो ये जो समीकरण है वो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये याद है, तीनों समीकरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा समीकरण है s=ut+में 12 80 स्क्वायर। ठीक है, 12 80 स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण है वो v² = u²+में 2as। ये जो है वो 3 समीकरण है गति के। तो इसमें देखिए, तीनों समीकरणों में तो एक संबंध पूछे तो आपको एक तो ये याद रखना है, संबंध में आएगा एक जो =, का यानी बराबर का जो निशान है उससे पहले वाले आएंगे। ठीक है। एक एक तो तीनों ही आएंगे, यानी कि पहले समीकरण के बारे में पूछे तो उसमें वेग वेग का संबंध होगा समय से। ठीक है। पहले समीकरण में वेग और समय का संबंध होगा, दर्शाएगा पहला समीकरण। और दूसरा जो समीकरण होगा वो एस का मतलब यहाँ पे विस्थापन है। ठीक है। एस यानी विस्थापन और समय के बीच में जो है संबंध दर्शाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है। और तीसरा जो समीकरण है वो देखिए, वेग होगा, वेग और विस्थापन के बीच में संबंध दर्शाएगा। 2as है ना, तो s विस्थापन है। तो तीसरा जो समीकरण है वो विस्थापन और वेग के बीच में संबंध दर्शाएगा। दूसरा जो समीकरण है वो विस्थापन और समय के बीच में संबंध दर्शाएगा। और पहला जो समीकरण है वो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा वेग और समय, यानी कि आंसर नंबर 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और खाली स्थान का संयोजन है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जब कोई वस्तु गति करती है। ठीक है। तो जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें गति के साथ साथ जो है, देखिए, गति के साथ साथ जो है उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। स्थिति में भी परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। देखिए, गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा भी उसमें होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत देखिए कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है थोड़ा। तो इसका आंसर आप हमें देंगे। देखिए, मध्य मस्तिष्क होता है, सेरिबेलम होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, या फिर अनुमस्तिष्क होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे देखिए दोनों ही हो सकते हैं, अग्र मस्तिष्क और सेरिबेलम। देखिए, अग्र मस्तिष्क होता है उसी का भाग जो है वो होता है सेरिबेलम। ठीक है। सेरिबेलम उसी का भाग होता है और सेरिबेलम में ही विचारों का संग्रह होता है। ठीक है। सेरिबेलम में भी विचारों का संग्रह होता है और अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है। ठीक है।
तो इसमें रेलवे की तरफ से जो राइट आंसर जो था वो माना गया था अगर मस्तिष्क, ठीक है। रेलवे की तरफ से अगर मस्तिष्क को राइट आंसर माना गया था, लेकिन देखिए सेरिबेलम भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिकों ने दो आवेशित सॉरी निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर आप देंगे देखिए, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज ने दिया था, या फिर चार्ल्स कोलोम्ब ने दिया था, या चार्ल्स डफे ने दिया। तो ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखिए आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे चार्ल्स कोलोम्ब दिया है। ये कोई टाइपिंग एरर नहीं है, ये एज इट इज़ लैंग्वेज है। ये रेलवे ने चार्ल्स कोलोम्ब यहाँ पे पेपर में लिखा था, चार्ल्स कोलोम्ब, ठीक है। बल्कि हम पढ़ते हैं गुलाम, ठीक है। हम चार्ल्स भी नहीं पढ़ते, हम सीधा गुलाम का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। गुलाम, ये वही गुलाम का नियम है, ये गुलाम, ठीक है। गुलाम ने एक नियम दिया था। उसने आवेशित कणों के बीच में आवेशित कणों की मात्रा और उसके बीच में लगने वाले बलों के बीच में संबंध दर्शाया था, ठीक है। तो देखिए आवेशित कणों के बीच में, गुलाम के अनुसार देखिए, आवेशित कणों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो होता है एफ, ठीक है। और वो बल होता है वो बराबर होता है, यानी कि समानुपाती करेंगे तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। वो बल होता है वो समानुपाती होता है। देखिए कोई भी दो आवेश है मान लीजिए, ठीक है, दो कण है या फिर दो आवेश है, उनके कणों आवेश के, मान लीजिए दो कण है, दो कणों पर आवेश Q1 और Q2 है, उनके गुणनफल यानी कि आवेश Q1 और Q2 हो गया, उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। और उन कणों के बीच की दूरी यानी कि मान लीजिए R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने, गुलाम ने एक नियम दिया था जिसमें F होगा वो समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि कणों के बीच में लगने वाला बल F कणों पर आवेश के गुणनफल और कणों के बीच की दूरी के वर्ग के का समानुपाती होगा। और यहाँ पे देखिए अगर समानुपाती का निशान अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर के लग जाएगा, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक गुलाम ने नियम दिया था जो आकर्षण और प्रतिकर्षण को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा चार्ल्स गुलाम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, ठीक है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। ध्वनि होती है, उसकी पिच होती है, वो किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आयाम पर निर्भर करती है, लय पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, या फिर आवृत्ति पर निर्भर करती है। देखिए ध्वनि की जो पिच होती है ना, तो पिच में देखिए आवर्ती पर निर्भर करती है। आवर्ती जितनी अधिक होगी पिच उतनी ही अधिक होगी, और आवर्ती जितनी कम होगी पिच उतनी ही कम होगी। तो ध्वनि की पिच है वो याद रखना है आपको, ध्वनि की आवर्ती पर निर्भर करती है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये एक अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए H2O2 इस तरीके से दिया है, ये H2O2 प्लस में Cl2, ठीक है। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। प्लस में Cl2 की अभिक्रिया करवाते हैं, और तो 2HCl और O2 बनता है, ठीक है। 2HCl प्लस में O2 बनता है। तो इसमें देखिए अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें देखिए H2O2 को हमें बताना है कि ये किस किस रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। H2O2 क्या है, H2O2 एक ऑक्सीकारक है, या फिर अम्ल है, या फिर एक क्षार है, या फिर एक अपचारक है। अपचारक या फिर अपचायक एक ही होता है, अपचायक भी इसको बोलते हैं। अपचायक इसको इंग्लिश में बोलते हैं द रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अपचायक भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, और वो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। इस विक्रिया में ऑक्सीकृत हो रहा है H2O2, क्यों, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए H2O2 को जब हम आयनों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2H प्लस और O2 माइनस इस तरीके से जो है आयन इसके बनेंगे। तो ये यहाँ से H2O2 जो होगा इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अपने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग देगा H2O2, और इस तरीके से इसके आयन बन जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन जो है वो दे देगा दूसरे को, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से ये निकाल देगा, यानी कि ऑक्सीजन ये त्याग देगा। ऑक्सीजन त्यागेगा तो ये इसका ये ऑक्सीकृत हो रहा है, खुद ऑक्सीकृत हो रहा है H2O2। और याद रखना एक बात, जब कोई यौगिक है वो खुद ऑक्सीकृत हो रहा है तो वो एक अपचायक है, ना कि ऑक्सीकारक है, ठीक है। वो एक अपचायक होता है, जो खुद ऑक्सीकृत होता है वो एक अपचायक होता है। जो यौगिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वही वो ऑक्सीकृत हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, और वो एक अपचायक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अब एक अपचारक की तरह यहाँ पर H2O2 कार्य कर रहा है। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन, ठीक है, मुकुलन या फिर पुनर्जनन द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मुकुलन, ठीक है, मुकुलन, ठीक है, मुकुलन इस तरीके से ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए एक मुकुलन में एक आपको ये भी याद रखना है, इसको हम बडिंग भी बोलते हैं, कई बार सीधा बडिंग आ जाता है इस तरीके से, बडिंग
बडिंग भी आ जाता है इस तरीके से, कई बार सीधा हिंदी में लिख के देते हैं रेलवे वाले, ये बहुत चीज़ करते हैं, इंग्लिश के नाम को हिंदी में ट्रांसलेट करके इस तरीके से देते हैं ताकि कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जाए। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है, मुकुलन को बडिंग भी इस तरीके से लिख दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा जीव जो है प्रजनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो इसमें खमीर या हो सकता है, या फिर प्लाज्मोडियम हो सकता है, प्लेनेरिया हो सकता है, या फिर हाइड्रा हो सकता है। तो इसमें देखिए पुनर्जनन और मुकुलन दोनों हो सकते हैं, तो वो होता है देखिए हाइड्रा। हाइड्रा है जो पुनर्जनन से भी जो है प्रजनन कर सकता है, और मुकुलन या फिर बडिंग से भी प्रजनन कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हाइड्रा निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, अगर आप जानते हैं बॉर्डर लाइन तत्व कौन से होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर लाइन तत्व कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर जिनको पता है बॉर्डर लाइन तत्व कौन से होते हैं तो वो आंसर देंगे। देखिए इसमें बोरोन नहीं है, या फिर सिलिकॉन नहीं है, या फिर बिस्मिथ नहीं है, या फिर पोलोनियम नहीं है। तो देखिए बॉर्डर लाइन तत्व कौन से होते हैं, देखिए बॉर्डर लाइन तत्व होते हैं, देखिए आवर्त सारणी जो होती है उसमें देखिए धातु भी होते हैं, देखिए धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। ठीक है, अधातु भी होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन तत्वों को बॉर्डर लाइन तत्व बोलते हैं, क्योंकि वो धातु और अधातु के बीच में बॉर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उन तत्वों को बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। तो इनमें देखिए बोरोन भी बॉर्डर लाइन तत्व है, सिलिकॉन भी बॉर्डर लाइन तत्व है, क्योंकि ये दोनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन और पोलोनियम ये तीनों बॉर्डर लाइन तत्व हैं, और इनमें देखिए बिस्मिथ जो है वो एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा। देखिए महासागरों में बहुत सारी शैवाल होती है, बहुत ही बड़ी मात्रा में शैवाल उपस्थित होती है महासागरों में, किसका अंतहीन, यानी कि जिसका अंत ना हो उसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा होती है शैवालों की, और वो क्या उत्पन्न कर सकती है, तो देखिए सागर लहर ऊर्जा, सागर की लहरों से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, या फिर मीथेन उत्पन्न कर सकती है, मीथेन की बड़ी मात्रा उत्पन्न कर सकती है, महासागर की तापीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, या फिर नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए इसमें जो शैवाल होते हैं, शैवाल जो होते हैं, शैवाल जब विघटित होते हैं, जैव अपघटन इनका होता है, तो ये देखिए मीथेन जो गैस है वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, शैवाल जब विघटित होते हैं, अपघटन होता है इनका, जैव अपघटन होता है, तो वो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, और मीथेन गैस जो वो है वो उससे हम जो है ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर उसको ईंधन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं मीथेन गैस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक जो है आयन दिए हुए हैं, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन, या फिर अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन। तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा जो आयन है वो धनायन है। ठीक है, ये सब आयन है, ये यौगिक नहीं है। ठीक है, ये सब आयन है। तो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस। ठीक है, नाइट्रेट होता है वो होता है NO3 माइनस। ठीक है, NO3 माइनस। अमोनियम होता है वो होता है NH4 प्लस। ठीक है, NH4 प्लस। और कार्बोनेट होता है वो होता है CO3 -2 होता है। ठीक है, कार्बोनेट CO3 -2 होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अमोनियम जो है वो एक धनायन है, क्योंकि इसका जो आणविक सूत्र है वो है NH4 प्लस। ठीक है, तो अमोनियम एक धनायन होता है, इन चारों में से अमोनियम एक धनायन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, तो देखिए क्या होते हैं, मैं यहाँ पे ये पूछा है, तो वह तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। या फिर इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं। या फिर वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं ना वो होते हैं, देखिए एक तो जैसे कि फैक्कोनी होता है। ठीक है, तो फेरस यानी कि लोहा, फेरस, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सब जो होते हैं वो होते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, उनको संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्योंकि देखिए इनके जो लास्ट के, ठीक है, सबसे भारी जो 2 सेल होते हैं वो अधूरे होते हैं। ठीक है, दो सेल होते हैं वो अधूरे होते हैं, उनको संक्रमण तत्व बोलते हैं, और ये डी कक्षा में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, वह तत्व जिनके 2 सबसे भारी सेल अधूरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। मिश्र धातु किसका उदाहरण होती है, विविध विलयन का उदाहरण होती है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण होती है, ठोस विलयन का उदाहरण होती है, या फिर इमल्सन या फिर पायस का उदाहरण होती है। ठीक है,
तो मिश्र धातु जो होती है वो होता है, देखिए एक मिश्रण होता है, ठीक है, एक तरीके से ये मिश्रण होता है। और मिश्रण होता है वो ठोस मिश्रण होता है, ठोस मिश्रण बोल सकते हो आप इसको, या फिर ठोस विलयन भी आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि देखिए जब कोई धातु मिश्र धातु को बनाया जाता है तो दो धातुओं को पिघलाया जाता है, पहले उनका विलयन बनाया जाता है पिघला करके, ठीक है, पिघलाया जाता है धातुओं को, फिर उनको मिलाया जाता है। तो एक तरीके से ये एक ठोस विलयन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठोस विलयन। विविध मिश्रण नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, विविध मिश्रण नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। कई बार जो है मिश्र धातु देख करके यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है विविध मिश्रण लगा देते हैं, विविध मिश्रण नहीं होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा ठोस विलयन, ठीक है। और कोलाइडी विलयन जो होता है, विलयन होता है ये कोलाइडी विलयन, तो ये धातुओं में नहीं होता। इमल्शन जो होता है, पाइस होता है, वो भी नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, उसको हवा में जलाया जाता है। हवा में क्या होती है, हवा में होती है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैग्नीशियम Mg को हवा में जलाया जाता है तो ये MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट भी नहीं होगा और मैग्नीशियम कोबाल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर देती है, मान लीजिए एक घोल है, एक घोल है जिसमें दो धातु हैं, ठीक है, एक घोल है जिसमें दो धातु हैं ए और बी है, ठीक है, ए और बी धातुएं मिली हुई हैं। और इन धातुओं में देखिए धातु ए जो है वो धातु बी को प्रतिस्थापित कर देती है, ठीक है, धातु बी को जो है हटा देती है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें इससे क्या पता चलता है कि धातु ए जो है वो बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में भारी है, या फिर बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, या फिर बी की तरह से एक समान ही प्रतिक्रियाशील है। तो देखिए अगर प्रतिस्थापित कर रही है ना तो एक ही समान से तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, एक समान से तो नहीं होगी, ये तो गलत है। बी की तुलना में भारी है, भारी का मतलब यहाँ पे नहीं है, या तो कम प्रतिक्रियाशील है या फिर अधिक प्रतिक्रियाशील। अगर ए जो है वो प्रतिस्थापित कर देती है बी को तो ए जो है वो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है। और कम प्रतिक्रियाशील होगी वो होगी बी यहाँ पे, ठीक है, बी कम प्रतिक्रियाशील होगी, तो ए भी क्वेश्चन आंसर नंबर 1 है वो भी गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर 3 जो है वो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें माता पिता का योगदान क्या होता है। देखिए माता और पिता दोनों का योगदान यहाँ पे पूछा है। तो देखिए अपने जीन का 1/4 यानी कि 1/4 जीन है माता के और 1/4 जीन जो है पिता के होते हैं, ये होता है। या फिर सभी जीन, पूरे जीन, यानी कि जीन कितने होते हैं, जीन होते हैं 46, ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं ना। तो माता और पिता के यहाँ पे देखा पहले आंसर में देखिए 1/4 1/4 दिया, ये होता है। या फिर सभी जीन, पूरे जीन 46 जीन, 46 मिलकर बनाते हैं। या फिर अपने जीन का 3/4 हिस्सा होता है, या फिर 3/4 हिस्सा होता है। या फिर देखिए अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, ठीक है, आधा हिस्सा होता है। तो देखिए जो भी बच्चा जब जन्म लेता है उसमें देखिए माता के 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, माता के जो 46 गुणसूत्र होते हैं और पिता के जो 46 गुणसूत्र हैं उनमें से देखिए 23 गुणसूत्र, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 46 गुणसूत्र होते हैं। माता के 23 गुणसूत्र और पिता के 23 गुणसूत्र मिलकर के यहाँ पर जो है एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो एक बच्चे में 46 गुणसूत्र होते हैं और माता पिता के 23 गुणसूत्र मिल करके बच्चे में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आधा हिस्सा जो है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा जो है माता पिता योगदान देते हैं, तब एक बच्चा हुआ जन्म लेता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि किसी भी बच्चे को जन्म लेने के लिए जन्म के लिंग का निर्धारण करने के लिए, बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए माता और पिता में से कौन उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे देखिए पिता उत्तरदायी होता है। पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से देखिए एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, दो जो है लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। और माता जो होती है, माता के जो गुणसूत्र होते हैं उनमें देखिए लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लड़का होगा कि लड़की होगा वो डिपेंड करता है पिता पर, ठीक है, पिता के जो गुणसूत्र होते हैं पिता के योगदान पर निर्भर करता है। अगर यहाँ से देखिए एक्स जो है एक्स से मिलता है, एक्स एक्स बनाता है तो लड़की होती है, और एक्स जो होता है वो वाई से मिलता है और एक्स वाई बनाता है, तब जो जा करके है जो है लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिता के जो गुणसूत्र हैं वो उसी पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ना कि माता के गुणसूत्रों पर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो यहाँ पे तो सर जी गणित आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने तो पता था कि न्यूटन ने जो है गति के नियम दिए थे, जो कि साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो गति के नियम दिए थे न्यूटन ने, लेकिन यहाँ पे गणित आ चुका है, ठीक है। तो गणित में भी न्यूटन ने अपना योगदान दिया था। और न्यूटन ने देखिए क्या योगदान दिया था, इसका आंसर अगर किसी को पता है तो आंसर देंगे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए गणना का आविष्कार किया था, या फिर तर्क का आविष्कार किया था, या फिर ज्यामिति का आविष्कार किया था, या फिर बीजगणित का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा? तो देखिए न्यूटन ने जो है एक कैलकुलस नाम की शाखा का आविष्कार किया था, ठीक है। कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस इसको बोलते हैं, कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस नाम की शाखा का इन्होंने आविष्कार किया था न्यूटन ने, ठीक है। इस शाखा के दो पार्ट थे, समाकलन और अवकलन, समाकलन और अवकलन, ठीक है। अवकलन, अगर आपने जो है 11th और 12th जो है साइंस मैथ सीखी होगी तो आपको पता होगा समाकलन और अवकलन के बारे में, क्योंकि 10th से पहले, 10th या 10th से पहले समाकलन और अवकलन नहीं आता, थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़ा बहुत ही आता है। समाकलन जो अवकलन की जो शाखा थी वो आती है गणना में, यानी कि कैलकुलेशन में। और इस शाखा का नाम न्यूटन ने आविष्कार किया था, उसका मैंने आपको बता दिया, उसका शाखा का नाम कैलकुलस था, ठीक है। कैलकुलस नाम की शाखा का आविष्कार किया था, जो कि गणना में आती है। और गणित की जो शाखा है वो गणना की शाखा है, कैलकुलस उसका नाम होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा गणना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार जो दर्पण होता है, ठीक है, मान लीजिए गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं, गोलाकार दर्पण या फिर गोलीय दर्पण। मान लीजिए हम यहाँ पे एक उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण जब हम लेते हैं तो देखिए उत्तल दर्पण में कुछ इस तरीके से जो है पॉलिश की होती है, और प्रतिबिंबित सतह है, ये प्रतिबिंबित सतह है। और इस तरफ जो है वो खुरदरी सतह है, ठीक है। प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका केंद्र है ये केंद्र है। और इस पर इस तरीके से एक एक्स होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य एक्स। और मुख्य एक्स पर ये जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फोकस होगा, पोल ध्रुव होगा, या फिर त्रिज्या होगी, या फिर वक्रता का केंद्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा, वो आएगा पोल या ध्रुव। इस जो केंद्र बिंदु होता है दर्पण का उसको पोल या ध्रुव कहते हैं, जो प्रतिबिंबित सतह होती है उस पर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा पोल या ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? प्रयोग करने के लिए गलत कौन सा कथन होगा भाई? तो इनमें से कौन, इसका सही सही मतलब ये है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है भाई, सीधी सीधी बात ये है। एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक मोल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनका डिफरेंस, अगर आपको पता नहीं है तो इसका डिफरेंस क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, मोल क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ठीक है। कोई भी तत्व है, ठीक है, कोई भी तत्व है जैसे कि यौगिक, यौगिक क्या होता है, मान लीजिए अमोनिया है, ठीक है, NH4, ठीक है, NH4 है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, तो ये एक अमोनिया का यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक है, ये तत्व नहीं है, ये परमाणु भी नहीं है, और ये यौगिक है, ठीक है, NH4 यौगिक है। अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये है तत्व, ठीक है, नाइट्रोजन एक तत्व है और हाइड्रोजन एक तत्व है, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तो डिफरेंस होता है तत्व और यौगिक में। अब ये जो तत्व है, ठीक है, ये जो तत्व है ये नाइट्रोजन है। और ये देखिए जिस तरीके से नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन का यौगिक होता है, वो होता है N2 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन तत्व का यौगिक N2 होता है। और हाइड्रोजन का भी H2 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का भी H भी हम बोल सकते हैं। तो नाइट्रोजन का N2 होता है, ठीक है। तो ये होता है नाइट्रोजन, और इसका एक परमाणु होता है, नाइट्रोजन का परमाणु होता है वो N होता है, ठीक है, नाइट्रोजन में एक परमाणु होता है वो N होता है, इसमें एक परमाणु होता है जिसमें दिनायन होता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है नाइट्रोजन का परमाणु होता है, तत्व का परमाणु होता है, ठीक है। अब यौगिक होता है उसका कोई परमाणु नहीं होता, लेकिन तत्व का परमाणु होता है। यौगिक का परमाणु नहीं होता है बल्कि तत्व का परमाणु होता है, यौगिक में जो तत्व होते हैं उनका परमाणु होता है, यौगिक का परमाणु नहीं होता, ठीक है। और जो मोल है, ठीक है, मोल क्या होता है, मोल होता है वो जो तत्व होता है, यौगिक होता है, उसको जो मापने के लिए हम जो स्केल यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं मोल। और एक मोल कोई भी यौगिक होता है उसका एक मोल होता है, उसमें परमाणुओं की संख्या हम ज्ञात करते हैं, तो वो अवोगाद्रो संख्या से हम ज्ञात करते हैं 6.022 गुणा में 10 की घात 23 जो होता है वो परमाणुओं की संख्या होती है एक मोल में, ठीक है। तो मोल होता है, तो देखिए यौगिक है उसको माप सकते हैं, एक यौगिक का एक मोल इसको माप सकते हैं, ठीक है। एक तत्व का एक मोल है, इसको भी हम माप सकते हैं तत्व को भी, तो इसका एक तत्व का एक मोल हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक तत्व का एक परमाणु, तत्व जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन होता है, इसका एक परमाणु होता है, तो एक तत्व का एक परमाणु होता है, ये भी सही है।
तो बचा क्या, बचा एक यौगिक का एक परमाणु। जैसे कि नाइट्रोजन मैंने अभी आपको बताया अमोनिया होता है, इसका कोई परमाणु नहीं होता यौगिक का, बल्कि यौगिक में जो तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन इसके परमाणु होते हैं, यौगिक का कोई परमाणु नहीं होता। तो इस ये जो पहला जो आंसर है वो गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है और बाकी सब सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन था, इतने क्वेश्चन आज की इस क्लास में थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गए होंगे। और देखिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आपको लाइक कर देना है वीडियो को, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलता है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे के सभी भर्तियों के बारे में। तो टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।